नमस्कार दोस्तों। 1857 की क्रांति का कुछ पार्ट हमने बाकी छोड़ दिया था, आज उसको पूरा करेंगे। पहले भारत से संबंधित है। हमने 1857 में वहाँ तक पढ़ लिया था कि मेरठ के क्रांतिकारी 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचे थे और 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और 12 मई को दिल्ली का ही शासक मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया था क्रांति का। तो क्रांति का नेता कौन? बहादुर शाह जफर। अब भारत में जिन जिन क्षेत्रों में क्रांति हुई थी उन क्रांति के केंद्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं मेरठ छावनी के शासक, मेरठ छावनी के सैनिक। और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में वहाँ क्रांति किस क्षेत्र में हुई, कब हुई, वहाँ का शासक कौन था और उस समय दमन करने वाले व्यक्ति कौन हुए क्रांतिकारी में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक सारणी के माध्यम से समझेंगे कि क्षेत्र कौन कौन से थे और सारणी के माध्यम से समझने के बाद में हम उनका विस्तृत वर्णन करेंगे। तो मैं एक सारणी बना रहा हूँ, साथ साथ आपको भी बनानी है ताकि ये पता चले हमें कि क्रांति भारत के किन किन क्षेत्रों में हुई थी। तो सबसे पहले है क्रम संख्या, यानी कितनी जगह, और इनके बाद है स्थान, कौन से स्थान पर क्रांति हुई। इनके बाद है शासक कौन था जिसके समय क्रांति हुई थी, क्रांति का नेतृत्व क्या था। और इसके पश्चात लिखेंगे हम समय, और समय के बाद में लिखेंगे दमनकर्ता, यानी क्रांति का दमन किसने किया, कहाँ पर। तो हमने जैसे पहले चर्चा की कि सर्वप्रथम मेरठ छावनी की बात तो हमने पढ़ ली थी कि 10 मई 1857 को क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। और मेरठ में शासक कौन था, क्रांतिकारी करने वाले सैनिक थे, वो 20वीं बटालियन के थे। वो सैनिक पहुंचे थे दिल्ली में। तो दूसरा जो स्थान है दिल्ली का, मतलब स्थान कौन सा, दिल्ली। और दिल्ली में शासक किसको बनाया? बहादुर शाह जफर, मुगलों का अंतिम शासक था, सेकंड था वैसे। और इनका एक सेनापति था बख्त खां। इन्होंने दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किया। समय था 12 मई 1857। और दिल्ली में दमन करने वाले, यानी दिल्ली में क्रांति का दमन करने वाले नेता थे निकलसन और हडसन। इन्होंने क्रांति का दिल्ली में दमन किया था। अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो 12 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार किया और हडसन निकलसन ने क्रांति का दमन किया है 20 सितंबर को। ये बातें हम बाद में करेंगे, बाद में इन सभी की चर्चा करेंगे एक एक करके। दूसरा क्रांति का केंद्र था कानपुर, और कानपुर में क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन? नाना साहब। नाना साहब का सहयोग करने वाले तात्या टोपे। नाना साहब अंतिम पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था। यहाँ पर क्रांति प्रारंभ होती है 5 जून 1857 तो है ही। और इस जगह क्रांति का दमन करने वाले थे कोलिन कैंपबेल। कोलिन कैंपबेल ने यहाँ क्रांति का दमन किया था। तीसरा केंद्र था लखनऊ, या बोलते हैं अवध। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। क्रांति प्रारंभ हुई थी 4 जून को, और यहाँ पर भी क्रांति के दमनकर्ता कोलिन कैंपबेल ही थे। चौथा केंद्र था झांसी, और इसी के साथ हम 5वां केंद्र लिखते हैं ग्वालियर। झांसी में क्रांति का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। ग्वालियर में तात्या टोपे थे। दोनों जगह ही क्रांति हुई है 4 जून को, और यहाँ पर क्रांति का दमन करने वाला हयुरोज था। यहाँ पर क्रांति का दमन करने वाला हयुरोज था।
ग्वालियर और झांसी में। झांसी रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी थी। 4 जून को क्रांति प्रारंभ हुई। हयूरोज ने इसका नेतृत्व किया था। छठा था जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पर है? बिहार में। और यहाँ क्रांति का नेतृत्व करने वाला था कुंवर सिंह। ये बात थी 12 जून की। और यहाँ दमन करने वाला था विलियम टेलर। विलियम टेलर ने क्रांति का दमन किया था जगदीशपुर में। 7वां है इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व करने वाला था लियाकत अली। और ये भी जून 1857 की थी। यहाँ पर क्रांति का दमन किया था कर्नल नील ने। आठवां क्रांति का केंद्र था फैजाबाद। और फैजाबाद में नेतृत्व करने वाला था मौलवी अहमदुल्ला। यहाँ पर भी क्रांति होती है जून में ही। और क्रांति का समापन करने वाला या दमन करने वाला व्यक्ति था अंग्रेज रेनाल्ड नामक अंग्रेज था। 9वां क्रांति का केंद्र था बरेली। बरेली में था बख्त खां। ये वही बख्त खां है जो बहादुर शाह जफर के समय प्रमुख सेनापति था और इस समय यहां भी क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने खान बहादुर खान की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पर क्रांति जून में ही। और यहाँ विसेंट आयर ने क्रांति का दमन किया था। ये प्रमुख केंद्र थे जहां भारत में क्रांति हुई। सबसे पहले बात दिल्ली की है। दिल्ली में क्रांति का प्रारंभ 12 मई 1857 को नेतृत्व करने वाले बहादुर शाह जफर और इनका सेनापति था बख्त खां, हडसन निकलसन। 2 व्यक्ति दमन करता थे। अगर ये आपने साथ लिख लिया तो इनके नीचे के प्रत्येक का हम वर्णन करेंगे अब कि कौन सी जगह, कौन सी घटना, कौन सी बात हुई। जैसे दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने 12 मई को किया। हडसन निकलसन 2 दमन करता थे। यहाँ पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार, दिल्ली में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया है 20 सितंबर को। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया था दिल्ली पर। दिल्ली पर अंग्रेजों का पहली बार अधिकार हुआ था 1803 में। और दिल्ली पर अंग्रेजों का दूसरी बार अधिकार होता है 20 सितंबर को। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली में के दमनकर्ता, क्रांति का दमनकर्ता हडसन था, जिसने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफर को भेज दिया था रंगून। रंगून बर्मा की राजधानी थी। वर्तमान में बर्मा का नाम म्यांमार और राजधानी कर दी नेपिता। तो यहाँ पर एक जेल थी जिसका नाम था मांडले जेल। मांडले जेल में निर्वासित कर दिया बहादुर शाह जफर को। और इनकी पत्नी थी जिन्नत महल, उनको भी साथ ही। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई और वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है। तो दिल्ली में क्रांति का प्रारंभ 12 मई 1857 और समापन यानी पुनः अंग्रेजों का अधिकार होता है कब? 20 सितंबर को। इस प्रकार से दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने 20 सितंबर को। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था बहादुर शाह जफर को। कहाँ से? हुमायूं के मकबरे से। गिरफ्तार करने वाला कौन? हडसन। भेजा कहाँ? रंगून। जेल का नाम मांडले जेल। भारत के कई क्रांतिकारियों ने इस जेल में अपनी सजा काटी थी। तो इस जेल मांडले जेल में इनको निर्वासित किया गया। वहीं इनकी मृत्यु हो गई 1862 में। मकबरा भी वहीं पर बना हुआ है। फिर बात है क्रांति कानपुर की। कानपुर का शासक, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व करने वाला नाना साहब और इनका सहयोग देने वाला
तात्या टोपे थे। नाना साहब के समय क्रांति का प्रारंभ किया गया 5 जून से, और नाना साहब वो अंतिम मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है। क्रांति के दौरान जब कोलिन कैंपवेल ने यहाँ दमन किया तो नाना साहब चले गए, नाना साहब नेपाल चले गए और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल के समय क्रांति का प्रारंभ हुआ 4 जून को और दमन करने वाला कोलिन कैंपवेल था। अगर यह आपने लिख लिया तो मैं इन नीचे वालों को मिटा देता हूं पहले। ये लो जी, मिटा दिया इनको। लखनऊ अवध, अवध का शासक था, उसका नाम था वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह की मृत्यु पर बेगम हजरत महल ने अपने छोटे बालक बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करने के लिए क्रांति में भाग लिया था। बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाना चाहती थी और अंग्रेजों ने अवध रियासत को कुप्रशासन के आरोप में कुप्रशासन का आरोप लगाया और अवध रियासत को मिला दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसलिए बेगम हजरत महल ने भाग लिया कि बिरजिस कादिर को पुनः इनका राजा घोषित किया जाए, लेकिन बिरजिस कादिर को बालक बनाने के लिए भाग लिया, लेकिन क्रांति के दौरान जब दमन किया गया कोलिन कैंपवेल के द्वारा तो बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई और नेपाल में ही बेगम हजरत महल की भी मृत्यु हो गई थी। एक बात ध्यान रखना, 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक अवध के ही थे। अवध का शासक कौन था? वाजिद अली शाह, और शासक बनाना इनकी मृत्यु के पश्चात अपने बालक को बनाने के लिए क्रांति में भाग लिया था। एक बात और याद रखनी है, बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के नाम से जानते, नाम से सिद्ध होता है बेगम हजरत महल, तो इनको महक परी के नाम से जानते हैं, और रानी लक्ष्मीबाई को महल परी से। ये मुस्लिम महिला थी, इनमें इत्र वगैरह डालने के कारण महक आती है, इसलिए महक परी कौन? बेगम हजरत महल। बच गई कौन? महल परी रानी लक्ष्मीबाई बनी थी। और सर्वाधिक सैनिक भी कहाँ के? अवध के। चौथा हमने लिखा था लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी थी, क्रांति में भाग लिया था। दमन करने वाला हयूरोज था। हयूरोज ने दमन के दौरान जब रांची की रानी लक्ष्मीबाई मारी गई थी तो उनकी मृत्यु पर हयूरोज ने कहा, इन सोए हुए क्रांतिकारियों में ये महिला अकेली मर्द है। किसने कहा? हयूरोज ने। किसके बारे में कहा? लक्ष्मीबाई के बारे में। क्या कहा? इन सोए हुए क्रांतिकारियों में यह महिला अकेली मर्द है। लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था किसने? हयूरोज ने। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद का शासक था। इसने क्रांति के दौरान जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का नारा मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था। जिहाद का नारा क्रांति के दौरान। ये थे इनकी प्रमुख बातें। इनके अलावा अगर बात करें तो वो अंतिम शासक बरेली बख्त खां, ये तो याद रहेगा, बरेली बख्त खां, बरेली बख्त खां यहाँ का शासक था, जिसको बहादुर शाह जफर ने उपाधि दी थी। कौन सी? खान बहादुर खान की। ये थे इन क्रांति के समय प्रमुख तथ्य। अब हम बात करते हैं इस क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार। 1857 की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार कौन था? ताराचंद। यह सरकारी इतिहासकार था। 1857 की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार ताराचंद था।
अब बात करते हैं कि इस क्रांति को किसने क्या कहा। क्रांति के बारे में किसने क्या कहा। अंग्रेजों से पूछा गया कि 1800 भारत में क्रांति क्यों हुई, तो वो तो हमेशा कम ही बताएंगे। उन्होंने कहा कोई सैनिक विद्रोह था। तो इस प्रकार से किसने क्रांति को क्या कहा, ये कुछ तथ्य हैं जिन्होंने क्रांति का स्वरूप कैसा था और क्रांति को किसने क्या कहा, उन विद्वानों के नाम और क्रांति के बारे में जो शब्द कहे गए उनको याद करना। इनमें से कई बार अक्सर प्रश्न पूछा जाता है क्रांति का स्वरूप। स्वरूप का मतलब है कि किसने क्या कहा। यानी अंग्रेजों से पूछा तो उन्होंने कहा कोई सैनिक विद्रोह था, छोटा मोटा विद्रोह था, दबा दिया उनको। लेकिन हमारे भारतीय विद्वानों ने कहा कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इनके बारे में तो सबसे पहले 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा। सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन थे? वीए स्मिथ, जॉन लॉरेंस, जोशीले। ये विद्वान थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा था। दूसरी बात, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाला विद्वान था बेंजामिन डिजरेली। बेंजामिन डिजरेली, इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। राष्ट्रीय विप्लव, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विप्लव किसने कहा? विप्लव कहने वाला था अशोक मेहता। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति को सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति को सभ्यता, वहां अंग्रेज थे, अंग्रेजों से पूछा कि वहां ये 1857 में भारत में विद्रोह कैसे किया, तो उन्होंने कहा हम सभ्य लोग थे, वो बर्बर संघर्ष कर लिया। तो सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष करने वाला विद्वान था टी.आर. होम्स। 1857 की क्रांति को मुस्लिम षड्यंत्र, मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम ने। जेम्स आउट्रम ने कहा था मुस्लिम षड्यंत्र था। और 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उस महान विद्वान ने कहा था जो एक बड़ा क्रांतिकारी था, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर बहुत बड़ा क्रांतिकारी था भारत का। इसने भारत 1857 की क्रांति को, ये अंग्रेजों ने कहा वो एक गद्दर है, गद्दर के लिए भी बोला था, तो इसने कहा गद्दर नहीं, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इस भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वी.डी. सावरकर ने 10 मई 1907 को लंदन में अर्ध शताब्दी भी मनाई थी। अर्ध शताब्दी, अर्ध शताब्दी 10 मई 1907, यानी 1857 में 50 जोड़ दो भाई। क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को, इसलिए 10 मई को प्रारंभ हुई और 1907 की बात थी तो तारीख तो 10 मई है। 1907 50 जोड़ने पर अर्ध शताब्दी मनाई थी। और इसी के दौरान ये कहा था ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था वी.डी. सावरकर ने। ये थे क्रांति का स्वरूप, यानी स्वरूप का मतलब क्रांति को किसने क्या कहा। यह है 1857 की क्रांति का स्वरूप। सैनिक विद्रोह करने वाले वी.ए. स्मिथ, जॉन लॉरेंस और जोशीले। राष्ट्रीय विद्रोह बताने वाले बेंजामिन डिजरेली और राष्ट्रीय विप्लव बताने वाले अशोक मेहता। सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष टी.आर. होम्स। मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउट्रम। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये तो अनलिमिटेड है, बहुत बार पूछ लिया, ये भी पूछ लिया और ये भी पूछ लिया। अब 3 याद करेंगे तो फिर 3 ही बचे हैं,
इनको भी याद कर लेना। राष्ट्रीय विप्लव है, सभ्यता बर्बरता का संघर्ष और मुस्लिम षड्यंत्र, ये 1857 की क्रांति से संबंधित तथ्य थे। अब है इनके परिणाम क्या निकले थे क्रांति के, जिनसे संबंधित कुछ तथ्य और है। 1857 की क्रांति के परिणाम। पहली बात, 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार 23 सितंबर 1600 ईस्वी में लगाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ किया गया था। ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ किया गया था। दूसरी बात, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ किया गया। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त 1874 में हुआ था। पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कब हुआ? 1874 में हुआ था, लेकिन घोषणा 1858 में ही कर दी गई थी। गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया। जनरल का पद समाप्त किया गया और इसके स्थान पर वायसराय पद लागू किया गया। अब आप अनुमान लगाओ, पर उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और महारानी ने घोषणा करते वक्त यह कह दी कि आज से भारत में गवर्नर जनरल पद समाप्त किया जाता है और वायसराय पद लागू किया जाता है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होगा। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय तथा क्रांति के समय गवर्नर जनरल। 3 प्रश्न बन गए कैनिंग के। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। और प्रश्न यह है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। इसी परिणाम के दौरान यानी 1857 की क्रांति के अंत में पहले जो कंपनी थी, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलाने का कार्य वहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। तो भारतीय लोगों ने कहा यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल शब्द है, इसको बंद करो, कोई नया पद सर्जित किया जाए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसका सहयोग करने वाली संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पद समाप्त कर 15 सदस्यीय एक नया आयोग बनाया। 15 सदस्यीय एक नए आयोग का गठन किया गया और उसमें सदस्य प्रमुख बनाया गया भारत सचिव। और पहला भारत सचिव बनाया गया चार्ल्स वुड को। पहला भारतीय सचिव कौन बना? चार्ल्स वुड बना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करे और भारत सचिव पद बनाया गया। सचिव नया पद सर्जित किया गया, जिसमें इस सचिवीय पद में 15 सदस्यों का एक आयोग था और इसका पहला जो सचिव बना वो कौन था? चार्ल्स वुड था। चार्ल्स वुड पहला सचिव बना, लेकिन कुछ समय पश्चात भारत का स्थायी सचिव बना दिया अर्ल स्टेनले को। अब अनुमान लगाओ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? पहले वीडियो में यह डाला था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष अर्ल स्टेनले था। फिर भारत सचिव भी किसको बना दिया? अर्ल स्टेनले को। यानी कोई फर्क वाली बात नहीं थी, अर्ल स्टेनले को बना दिया भारत का सचिव। अब इसके पश्चात एक कमीशन बनाया, पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार भारतीय सदस्यों की संख्या अंग्रेजी सदस्यों की संख्या के अनुपात में सेना में कम कर दी गई। किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर? पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज जो सेना थी उसमें अंग्रेजी सेना की का अनुपात भारतीय सेना के अनुपात की तुलना में वृद्धि कर दी गई।
यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजी सैनिक थे उनकी संख्या तो बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई थी। विलियम हंटर की सिफारिश पर फूट डालो व राज करो की नीति अपनाई गई थी। इसी क्रांति के अंत में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र भेजा था और महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ने के लिए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार सजाया था और इसमें 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया और उस घोषणा पत्र में यह कहा गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा कि गवर्नर जनरल पद की जगह वायसराय पद बनाया जाता है और कंपनी का शासन समाप्त किया जाएगा और सरकार का शासन लागू होगा। ये सारी बातें पढ़ी यानी महारानी विक्टोरिया द्वारा लिखी गई और उस घोषणा पत्र को कहा गया भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहा गया भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहा गया था। इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, इसलिए इसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र के नाम से जाना गया और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। वो तो भारत की साम्राज्ञी बनी और भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा 1 नवंबर 1858 को। ध्यान रखना कि लॉर्ड लिट्टन ने दिल्ली दरबार लगाया था 1877 में। लॉर्ड लिट्टन ने, लॉर्ड कैनिंग ने लगाया है इलाहाबाद दरबार और दिल्ली दरबार का दूसरा आयोजन किया गया था 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जॉर्ज पंचम के आगमन पर। तो 3 तो है दिल्ली दरबार, लॉर्ड कर्जन, दिल्ली दरबार और 1911 में भी जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार और लॉर्ड कैनिंग का एक इलाहाबाद दरबार था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद दरबार में पढ़ा गया था। ये थी दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जय श्री